हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट शॉर्टहैंड क्लासेस में। आज हम लोग लिखेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन, जो आज आपकी क्लास नंबर 5 होगी। मैटर लिखने के बाद आपको चाहिए कि आप एक बार उसको पढ़ लिया करें। 5 मिनट लगा करके मैटर लिखने के बाद पढ़ लिया करें मैटर को, और उसके बाद आप इस मैटर को ट्रांसलेट करना शुरू किया करें। ट्रांसलेट करने का समय आपके पास 30 मिनट का समय रहेगा। 30 मिनट के अंदर आपको इसको ट्रांसलेट करना है, और कोशिश की जाए कि ट्रांसलेट हमारा 20 से 22 मिनट, अधिक से अधिक 25 मिनट में हो जाए। और फिर लास्ट के 5 मिनट में हम उसको चेक कर लेंगे कि क्या क्या उसमें गलतियां हमसे हो गई हैं। आप अगर मैटर बनाने के बाद उसको एक बार पढ़ भी लेंगे तो पढ़ने से ही आपको जो है पता लग जाएगा कि कहाँ आपसे गलती हुई है। और जल्दीबाजी में हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं, तो वो आप पढ़ने से उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डेली जो है इस डिक्टेशन को लिख करके ट्रांसलेट करते रहें। आशा करते हैं कि आपका मैटर जो है धीरे धीरे सही हो जाएगा। और मैटर सुधारने का कोई नया तरीका नहीं है, वही पुराना ही तरीका है। क्या तरीका है कि मैटर की प्रैक्टिस बार बार की जाए। एक ही मैटर को बार बार अच्छे से तैयार कर लिया जाए, जिससे उसमें आई हुई आउटलाइंस फिर किसी नेक्स्ट मैटर में आए तो आपका हाथ जो है वो अटके ना उस पर, कोई आउटलाइन बनाने में इधर उधर ना हो, तब आपका मैटर अच्छा होगा। एक मैटर को आप चाहें तो 5 बार लिखें, जब तक वो ठीक से ना हो जाए, कोई भी आउटलाइन उसमें ऐसी ना हो जिस पे हाथ अटके। हाथ अटक रहा है तो अभी प्रैक्टिस की आपको और ज़रूरत है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। एक ही मैटर को कम से कम 10 बार करिए। अगर नहीं होता है तो एक ही मैटर को करिए। ज़्यादा मैटर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैटर आप 10 लिख रहे हैं और तैयारी आपकी हो ही नहीं पा रही है, आउटलाइन जो है आपके हाथ पे सेट ही नहीं हो पा रही है, फिर अगला मैटर लिख रहे हैं, फिर उसमें हाथ अटक जा रहा है, तो फिर क्या ही मतलब है उसका। 10 मैटर लिखने की जगह आप एक मैटर लिखिए, लेकिन उस मैटर को आप अच्छे से तैयार करिए। एक एक आउटलाइन आपके हाथ पे ऐसे रट जाए कि बिल्कुल भी हाथ आपका कहीं अटकना ही नहीं चाहिए, तब है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है ना। तो चलिए आज का मैटर शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से मैटर शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज जब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो इन चमकदार आंकड़ों के समांतर खड़ा आर्थिक असमानता का सच चिंताजनक है। यह एक गहरा विरोधाभास है कि जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच की खाई ऐतिहासिक रूप से चौड़ी हो गई है। विकास का मूल्यांकन केवल जीडीपी की वृद्धि दर से करना बेमानी है, क्योंकि यह आंकड़ा संपत्ति के वितरण की नहीं बल्कि औसत आय की तस्वीर पेश करता है। जमीनी सच्चाई यह है कि देश की बढ़ती संपदा का एक बड़ा हिस्सा मुट्ठी भर अति धनाढ्यों की तिजोरियों में जा रहा है, जबकि श्रम शक्ति का एक विशाल वर्ग आज भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्षरत है। यह असमानता केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि उस समावेशी विकास के दावों पर एक गंभीर सवाल है जो हमारे लोकतंत्र का आधार है। इस असमानता का सबसे भयानक रूप हमें कोविड महामारी के बाद
के समय में देखने को मिला। वह एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया रुक गई थी, लेकिन संपत्ति का खेल नहीं रुका। एक तरफ लाखों मध्य और निम्न वर्गीय परिवारों की जमा पूंजी, इलाज, प्राणवायु और बेरोजगारी की भेंट चढ़ गई। करोड़ों लोग जो अपनी मेहनत से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके थे, वापस उसके नीचे धकेल दिए गए। छोटे व्यापार बंद हो गए, नौकरियां चली गईं और प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने सामूहिक विवेक को झकझोर गईं। दूसरी तरफ ठीक इसी कालखंड में देश के शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति में ऐतिहासिक और अकल्पनीय वृद्धि दर्ज की गई। जब आम आदमी कर्ज की मासिक किस्तें चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब शेयर बाजार कुलांचे भर रहा था। अर्थशास्त्रियों ने इसे विषम सुधार का नाम दिया। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां अर्थव्यवस्था दो विपरीत दिशाओं में बट गई। एक तरफ संगठित और अमीर वर्ग ऊपर की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ असंगठित और गरीब वर्ग रसातल में जा रहा था। जब एक आदमी महंगाई की मार से त्रस्त होकर अपनी थाली से सब्जियां और दाल कम करने पर मजबूर होता है और उसी वक्त देश में महंगी गाड़ियों तथा विलासिता की वस्तुओं की बिक्री के नए कीर्तिमान बनते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि समाज का संतुलन बिगड़ चुका है। इस असंतुलन की जड़ें हमारी नीतियों और कर प्रणाली में भी गहरी धंसी हुई हैं। पिछले कुछ दशकों में उदारीकरण के नाम पर हमने जिस पूंजीवादी ढांचे को अपनाया, उसका मूल मंत्र था रिसाव का सिद्धांत। यह माना गया था कि अगर हम ऊपर के लोगों और बड़े निगमित ढांचों को समृद्ध करेंगे, उन्हें करों में छूट देंगे, तो वे निवेश करेंगे और उसका लाभ रिस रिस कर रोजगार तथा वेतन के रूप में नीचे तक पहुंचेगा। स्टॉप।